वेलकम बैक टू चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण की। अब हम अपने पॉइंट्स नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड है कि किस तरह से लैंड की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, किस तरह से ज्यादा लैंड अवेलेबल हो शहरीकरण के लिए। हमारे 3 पॉइंट हैं प्रधानमंत्री के लिए। पॉइंट नंबर 6 है कि जो स्लम्स हैं उनको रीडेवलप किया जाए लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। पॉइंट नंबर 7 है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं या रेलवेज है या आर्मी है जिनके पास बहुत सरप्लस लैंड है, तो वो लैंड अवेलेबल किया जाए शहरीकरण के लिए। उनसे कहा जाए कि वो अपना लैंड एक लैंड कॉरपोरेशन में डालें और फिर सरकार उस लैंड से शहरीकरण को डेवलप करे। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल, जो कि अर्बन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो कन्वर्जन है ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसमें कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफी करप्शन होती है अगर प्रायर अप्रूवल होता है। ये 3 हमारे पॉइंट है। और मैं जेरी राव के पास जाऊंगा मुंबई में, जो काफी काम करते हैं इस क्षेत्र में। तो जेरी, आप बताएं, रीडेवलप स्लम्स फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का सरप्लस लैंड। थैंक यू। मैं पहले दूसरे पॉइंट से शुरू करूंगा। गवर्नमेंट लैंड जो है काफी है, रेलवेज का, पोर्ट ट्रस्ट का, आर्मी का और गवर्नमेंट के खुद, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस ले आए जहां कोई करप्शन न हो और क्लियर खुल्लम खुला हो, तो ये बहुत ही बढ़िया मेजर है टू इंक्रीज सप्लाई को इंक्रीज करें और लैंड के भाव और प्राइसेस को कम करें। उससे ऑटोमेटिकली बहुत चीज हो जाएंगे। दूसरा ही जो है ये कन्वर्जन, मैं क्या आपको ऐसे कहूं, एमएमआरडीए एरिया या बीएमआरडीए एरिया में जहां मास्टर प्लान में हो कि ये रेजिडेंशियल है, फिर भी उसको कन्वर्जन फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू रेजिडेंशियल के लिए 2 साल लग जाते हैं। कलेक्टर ऑफिस जाने पड़ते हैं, तहसीलदार ऑफिस जाने पड़ते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इसको ऑटोमेटिक हम करें तो ऑटोमेटिकली शहर के जो पेरिफेरी में है बहुत लैंड सप्लाई में आ जाएगा। मेरा ये सलाह है अगले प्राइम मिनिस्टर को कि तीसरा चीज जो है रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, वो बाद में कहें, पहले अर्बन लैंड के प्राइस को नीचे ले, क्योंकि ये स्लम डेवलपमेंट जो है बहुत ही कठिन चीज है और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, स्लम ड्वेलर्स के इंटरेस्ट और माफिया के इंटरेस्ट बहुत ही, चांसेस ऑफ स्कैंडल बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ ओपेसिटी और मिसयूज। पहले लैंड प्राइस को नीचे ले आए, उसके बाद स्लम डेवलपमेंट। चलिए, स्लम डेवलपमेंट पे थोड़ा और बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। पॉइंट्स 7 और 8 जो कि हैं, रियली शैलजा जी आपसे बात करूंगा। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जैसे हमने कहा कि अगर आप बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन में डाल दीजिए, रेलवेज भी डाल दें, सब लोग डाल दें, और जैसे जैसे लैंड मोनेटाइज होता जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस को उनका पैसा वापस मिलता जाएगा। क्या ये फीजिबल है, करा जा सकता? नहीं तो हमने देखा है कि सरकार में टफ वॉर्स होती रहती हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री अपना लैंड रेलवेज को नहीं देगा, रेलवेज अपना लैंड डिफेंस को नहीं देगा। जितने साल मैंने सरकार में काम किया है मुझे मालूम है कि कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट एक कमरा तक नहीं देता है, आप छोड़िए लैंड को देने का। तो इसके लिए बहुत हाई लेवल एक जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ योर लैंड पॉलिसी की बहुत जरूरत है। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया था कि ये जो एग्रीकल्चर को जल्दी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटोमेटिक तो साउंड के लिए तो ठीक है, पर दूसरा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ना बने, क्योंकि वहां की भी प्लानिंग की जरूरत है। जब तक सीवेज, वाटर ये सब प्लान्ड नहीं, उसके लिए इस वक्त आप ये आउटर दिल्ली का क्षेत्र देखिए, वहां म्युनिसिपल लॉ नहीं चलता है, तो वहां तो आउटर दिल्ली में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई लॉज नहीं है अभी इस वक्त। अर्बन विलेजेस में भी अलग लॉज है, तो इसीलिए लॉ को लाना जरूरत है लेजिटिमेसी देने के लिए। उसमें बहुत कदम ये लेने पड़ेंगे कि अगर आप 50 दिन में करें तो आपको नेक्स्ट अप्रूवल जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगी। कोई इंसेंटिवाइज करने पड़ेगा ताकि मंत्री को भी, ऑफिसर को भी कोई उसमें मोटिवेशन हो। मोहनदास पाई को मैं लाना चाहूंगा यहाँ पे। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स का पॉइंट पे हमने थोड़ा चर्चा कम करी, आप बताएं। रीडेवलपमेंट स्लम तो सिटी में चाहिए, मैं समझता हूं कि ये कर सकते हैं। हमने देखा है कि बेंगलुरु में या तो बॉम्बे में या तो चेन्नई में रीडेवलपमेंट हुआ है। चेन्नई में बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सरकार ने ही जो स्लम डेवलपर्स है वही
उसी जगह पर उनको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर डाल के दिया है। और हम देख सकते हैं कि इस चेन्नई के अंदर ही हो सकता है, बॉम्बे में भी हुआ है, लेकिन जरी साहब बोलते हैं कि कुछ मुश्किल है। मैं समझता हूं कि स्लम रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है और करना पड़ेगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको इस स्लम रीडेवलपमेंट के लिए एक इंसेंटिव देके, JRUM जैसे एक इंसेंटिव देके एक फंडिंग देना है तो हो जाएगा। और इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि फंडिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अगर वो डालेंगे तो हो जाएगा। जगी, एक पब्लिक सेक्टर लैंड में एक न्यू होप आया है। रिसेंटली आप जानते हैं कि मुंबई में एनटीसी मिल में एक अंबेडकर मेमोरियल बनने वाला है जी। लेकिन ये लैंड एसेंशियली माने पब्लिक सेक्टर से कॉन्फिस्केट किया गया है, लेकिन एनटीसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उनको एक नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिल रहा है। इसलिए अगर अर्बन लैंड जो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है, मिनिस्ट्रियों को अगर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स कॉम्पेंसेशन दें तो ना पैसा जाता है ना कुछ, उनको एक्चुअली वो सेल करके वो अपना रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप करना चाहिए, एनटीसी का जो एग्जाम्पल है, अगर और अर्बन लैंड में आप वही करेंगे कि आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए लैंड कॉर्पोरेशन में और इन्हें TDR दे दीजिए। जी हाँ, एनटीसी ने तो वैसे भी मुंबई में बहुत अपनी जो पुरानी मिल्स बंद हो गई हैं उनको बेचा और उनमें अब बिल्कुल वहां पे तो पैसा मिला है, बट यहाँ पे तो उनको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिला है। धीरज, राघव, प्रधानमंत्री के पास दो एडवांटेज है। एक, उनके मंत्री के आगे प्रधान है, तो अगर दूसरे मंत्री ना माने, शिपिंग मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, तो उनको अपना प्रधानी दिखानी पड़ेगी। तो दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास पैसा बहुत है, तो जो राज्य की सरकारें हैं उनको पैसे से अट्रैक्ट करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा पैसे नहीं मिलेंगे अगर ये नहीं करेंगे, पैसे मिलेंगे अगर ये करेंगे। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री के पास, इनको यूज करनी पड़ेंगी अगर ये रिफॉर्म कराने। कठिन है, सरल नहीं है, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री बने और अगर अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको लीवरेज। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या इसमें प्रॉब्लम होती है कि रिलोकेट जब आप पॉपुलेशन को करते हो तो वो लोग अपना जहां पे उनके इकोनॉमिक मीन्स होते हैं, उनका घर है, उनका काम है, उससे वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसमें कठिनाई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राघव, मुंबई में जैसे देखें स्लम्स में लोगों का खाली घर नहीं होता, उनका बिजनेस भी होता है। तो अगर आप वहां से उजाड़ दें उनको तो उनका घर तो जाता ही है लेकिन बिजनेस भी जाता है। लेकिन उनकी इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो एक जगह स्लम रीडेवलपमेंट करें, वहां पे लोगों को और कुछ और लोगों को, जैसे चेन्नई का एग्जाम्पल अभी दिया, फिर वहां पे किया जाए। लेकिन मैं जरीफ साहब से सहमत हूं कि पहले लैंड प्राइस को नीचे करें, वो प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा आसान है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और डिफेंस और इन सब की लैंड इकट्ठी करें और उसको ऑक्शन कर दें। राइट, सो पहले लैंड की सप्लाई बढ़ाइए, जिसमें हमने कहा FSI की बात करी, जिसमें हमने बात करी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें हमने बात करी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो। ये अगर 2-3 चीजें होती हैं तो लैंड अवेलेबिलिटी काफी बढ़ती है। उसके बाद रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज ईजियर। मुश्किल तो तब भी है लेकिन ईजियर है। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञों ने क्या प्रधानमंत्री के लिए एजेंडा बनाया है। अभी 2 पॉइंट और हमारे रहते हैं, वो हम ब्रेक के बाद लेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और बने रहिए। हम वापस आएंगे अपने आखिरी सेगमेंट के साथ।